हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 को हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का ही थोड़ा सा हम लोग का बच गया था, तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। नए शासन की स्थापना से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1773 से 85 ईस्वी तक था। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय जो है कंपनी सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि मद्रास और बम्बई में भी अपनी सत्ता जो है हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे। तो ब्रिटिश इलाके जो है मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, तो सबसे ऊपर जो है गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय है। तो वारेन हेस्टिंग्स ने कई सुधार किए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण सुधार न्याय के क्षेत्र में उसने किया था। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। तो 1772 ईस्वी में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया है कि हर जिले में 2 अदालतें होगी। तो 1772 ईस्वी में यह प्रावधान किया गया है कि हर जिले में जो है 2 अदालतें होगी, फौजदारी और दीवानी अदालत। फौजदारी और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों में मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। तो दीवानी अदालतों में जो है मुखिया और यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मुखिया यानी यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे दीवानी अदालतों में, और मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। और मौलवी और हिंदू पंडित जो थे उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। यानी जिला कलेक्टर के लिए मौलवी और हिंदू पंडित जो है कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, और फौजदारी अदालतें जो थी अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम जो है सौंपा गया। NB हॉल हेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। तो 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता जो है तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। और इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय के अलावा 2 अदालतों की और स्थापना की गई। कलकत्ता में अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। तो भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया। काजी एक न्यायाधीश को कहा जाता था। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। महाभियोग जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि संसद का ऊपरी सदन कहा जाता था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को ब्रिटेन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इसे महाभियोग के नाम से जाना जाता था। 1789 जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा, तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल पर शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल तक चला। वारेन हेस्टिंग्स के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है: मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। मैं उनके यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। यह धर्मशास्त्र ईसा पूर्व
500 वर्ष से भी पहले लिखे गए। तो धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? तो संस्कृत की ऐसी कृतियाँ जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती थी तो उसे धर्मशास्त्र कहा गया। सवार घुड़सवार को कहा जाता था। मस्केट पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। और मचलॉक शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपनी की फौज के बारे में। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी सवार घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपाही यानी जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है आर्मी कहते थे। तो अंग्रेज जो थे अपने सेना को सिपाही यानी आर्मी कहते थे, जो कि भारतीय शब्द में सिपाही कहा जाता था। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। तो 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत जो है कम होने लगी। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक और मचलक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्या भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन है, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक जो है दिखाता है। अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक और औपनिवेशिक कंपनी जो है शक्ति की तरह बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई तकनीक के आने से यह प्रक्रिया जो है और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुँचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा जो है 3 हफ्तों में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्धों के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत जो है समझ में आने लगी थी। अब हम लोग अन्यत्र को पढ़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। तो डच व्यापारी जो थे 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गया। लोगों को बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर दास बाजारों में बेचा जाने लगा। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 थी। 1824 में केप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाली नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। उसे हम लोग देखते हैं। यह मालूम होने पर कि पशु कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। नीलामी के माल में एक स्त्री दास और उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा। उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। माँ ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। दुखी बच्चे व्याकुल माँ बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को पिघलाने वाला। मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एक असंवेदनशील थे।
यह नाइजल बोर्ड द्वारा लिखित द चेंज दैट बाइंड अस ए हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड द कम्प 1996 का है। इसके साथ ही यह चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 2 जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है यहीं पे समाप्त हो गया इसके साथ ही।